तंत्र विज्ञान 16 भागों में विभक्त है। प्रत्येक भाग का अपना एक विज्ञान है और प्रत्येक विज्ञान के अंतर्गत 4-4 विद्याएं हैं। इस प्रकार तंत्र की कुल 64 विद्याओं को 64 योगिनी कहते हैं। प्रत्येक विद्या एक योगिनी है। उन 64 विद्याओं में एक विद्या है नागमोहिनी विद्या। सांपों की कुल 300 जातियां हैं जो संपूर्ण विश्व में फैली हुई हैं, मगर अफ्रीका का मंबा सांप अपनी सभी जातियों से अलग थलग और सबसे खतरनाक समझा जाता है। नागमोहिनी विद्या से संबंधित सर्पतंत्र नामक पुस्तक में मंबा का नाम मम्बाक्ष है। सर्पतंत्र में इस खतरनाक और भयानक मम्बाक्ष तांत्रिक निर्देशन में अपने वश में करके उसके द्वारा शत्रुओं को मारने के लिए सविस्तार विधि बतलाई गई है। नागमोहिनी विद्या की एक और पुस्तक है कालाग्नि भैरव तंत्र। इस महत्वपूर्ण तंत्र ग्रंथ में मम्बाक्ष की ही तरह भारत में पाए जाने वाले एक अति भयंकर सर्प का उल्लेख है जिसे कालाक्ष कहते हैं। मेरी धारणा के अनुसार मम्बाक्ष से कालाक्ष की कोई समानता नहीं है। कालाक्ष की आयु 1000 वर्ष है और जब वह अपनी आयु भोग लेता है तो इच्छा और प्राण की शक्ति अति प्रबल हो जाती है, जिसकी सहायता से वह इच्छानुसार मानव योनि ग्रहण कर सकता है। कालाग्नि भैरव तंत्र में कालाक्ष सर्प को मंत्र बल से वश में करने, उसे सिद्ध करने तथा उसे सम्मोहित करके उसके द्वारा शत्रुओं का नाश करने की सारी विधि बतलाई गई है। नागमोहिनी विद्या की पूर्णतः सिद्धि हो जाने पर कालाक्ष भले ही हजारों मील की दूरी पर क्यों ना हो, तत्काल साधक के सामने प्रकट हो जाता है। सर्प के रूप में नहीं, बल्कि सुंदर आकर्षक मानव के रूप में। अरुण कुमार शर्मा जी कहते हैं कि अब मैं आपको एक अविश्वसनीय और रोमांचकारी घटना सुनाने जा रहा हूँ। मेरा जीवन तंत्र के विविध रहस्यमय अंगों पर खोज एवं शोध में ही बीता है। शायद 1953 का वर्ष था। सर्पतंत्र की नागमोहिनी विद्या पर ही मैं शोध कर रहा था। उस महान और रहस्यमय विद्या से संबंधित कई मूल्यवान और प्राचीन हस्तलिखित पुस्तकें मुझे योगायोग से मिल गई थीं। पुस्तक के पन्नों को उलटते पलटते समय बीच बीच में मैं उन चित्रों को भी ध्यान से देखता जा रहा था। अचानक मेरी नज़र एक चित्र पर रुक गई। वह चित्र एक युवती का था। बड़ा ही सजीव चित्र था। उस रूपसी के चित्र को न जाने में कब तक निहारता रहा। 20 से 22 साल से अधिक आयु न थी उस युवती की। उसके रूप, यौवन और सौंदर्य का वर्णन करने के लिए मेरे पास ना भाव है ना शब्द। सबसे विलक्षण थी उसकी आंखें। अजीब सा आकर्षण और अजीब सा सम्मोहन था उसकी आंखों में। उस पुस्तक में युवती का जो विवरण दिया गया था वह संक्षिप्त होते हुए भी भयानक और रहस्यमय था। युवती के चित्र के नजदीक ही एक मीरासी का भी चित्र था। चित्र के नीचे उसका नाम लिखा था अब्दुल सकीर। सकीर नागमोहिनी विद्या में माहिर था। उसने उस विद्या के जरिए कालाक्ष जाति के एक दीर्घजीवी और भयानक सर्प को वश में करके रखा था। वह युवती कोई और नहीं, उसी सर्प की प्रेमिका थी जिसका नाम था मोहिनी। 1000 वर्ष तक अपने प्रेमी के साथ नागिन की योनि में रहने के बाद उसने अपनी प्रबल इच्छा शक्ति से युवती का रूप धारण कर लिया था और उस रूप में सकीर के साथ भी कुछ समय तक रही थी। सकीर ने ही उसका नाम मोहिनी रखा था। 1000 साल तक सर्पिणी की काया में रहने के बाद एक नागिन का कायाकल्प हुआ और वह भी एक सुंदरी युवती के रूप में। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। वह युवती मुझे अत्यंत रहस्यमयी लग रही थी। सकीर के चित्र के नीचे जो सन और तारीख लिखी थी वह करीब
200 साल पहले की थी। मतलब सकीर 200 साल पहले जिंदा था और उस नागिन ने भी एक युवती के रूप में ही इतने साल पहले अपना कायाकल्प किया था। क्या वह नागिन मोहिनी के रूप में अभी भी कहीं होगी? मेरा मन कल्पनाओं में एक बारगी डूब गया। उन दिनों एक अति आवश्यक कार्य से मुझे देहरादून जाना पड़ा। लौटते समय ट्रेन में मेरी भेंट एक महाशय से हो गई। वे महाशय मुसलमान थे और उनका नाम था हमीद मियाँ। हमीद मियाँ एक अव्वल दर्जे के मीरासी थे। सर्फ विद्या के इल्म में माहिर थे। जब मैंने बातचीत के सिलसिले में सकीर की चर्चा की तो हमीद मियाँ एक बारगी खामोश हो गए। ऐसा लगा मानो वे सकीर के नाम से पूर्व परिचित हैं। थोड़ी देर बाद अपनी डांडी को बाएं हाथ से सहलाते हुए गंभीर स्वर में बोले, सकीर को मैं खूब अच्छे तरीके से जानता हूँ। आप जानते हैं? आश्चर्य से मैंने पूछा। तब तो आप मोहिनी को भी जानते होंगे। हमीद मियाँ ने दाढ़ी सहलाते हुए तीखी नजरों से एक बार मेरी ओर देखा और फिर होले से बोले, हाँ जानता हूँ। तो क्या वह अभी मोहिनी के रूप में जिंदा है? हाँ जिंदा है वह। अगर चाहो तो तुम मुझसे मिल सकते हो। आप मुलाकात करा सकते हैं? मैंने प्रश्न किया। हाँ हाँ भाई, मुलाकात ही नहीं बल्कि बात भी करवा सकता हूँ। मगर कब और कैसे? उतावला होकर मैंने पूछा। उसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। लखनऊ आ रहा था। हमीद मियाँ ने अपना सामान समेटा, फिर चांदी के पानदान से एक गिलौरी निकालकर मुंह में दबाई और मेरी ओर देखते हुए बोले, मेरे खत का इंतजार करना। खत में मैं आपको जब और जहां बुलाऊं फौरन हाजिर हो जाना। ठीक है, मैंने कहा। लगभग 8 महीने बाद हमीद मियाँ का खत मिला। उन्होंने मुझे पटियाला बुलाया था। निश्चित तारीख को मैं पटियाला पहुंच गया। हमीद मियाँ मुझे लेने स्टेशन आए थे। शहर के बाहर उनका आलीशान मकान था। अपने हवेली नुमा मकान में वे अकेले रहते थे। हमीद मियाँ ने मुझे बतलाया कि साल में एक बार उन्हें सांपों के शहंशाह के सामने पेश होना पड़ता है। उनकी महफिल कभी घने जंगल में तो कभी किसी वीरान घाटी में जमती है। उस वक्त उनको खुश करने के लिए वहां चौकी लगानी पड़ती है। चौकी कैसी? मैंने पूछा। मियाँ संगीत की बैठक, उसी को चौकी कहते हैं। उसी वक्त मोहिनी भी शहंशाह के सामने उनकी खिदमत में हाजिर होती है। हाँ, एक बात बतला दूं, पूरे साल मोहिनी नागिन के रूप में रहती है, मगर साल में सिर्फ एक बार उस महफिल के दिन वह औरत की शक्ल अख्तियार करती है। हमीद मियाँ बोले, साल में वह तारीख और वक्त कब आता है? कार्तिक की पूर्णिमा को, और वह पूर्णमासी की रात आज से ठीक 10वें दिन है। पूर्णिमा के दिन हमीद मियाँ के साथ मैं जम्मू पहुंच गया। मैं नहीं जानता कि वे कौन कौन से रास्ते थे जिन पर मैं चलता रहा। वे कौन कौन सी पगडंडियां थीं जो मेरे पाँव के नीचे आती रहीं। बस इतना याद है कि उस वक्त रात के 12 बजे थे। जहां मैं रुका वह एक सुनसान और वीरान घाटी थी, जिसके एक और काफी दूर तक फैली हुई रंग बिरंगे फूलों की झाड़ियां थीं और हरे भरे घास के मैदान थे। चारों ओर एक गहरी खामोशी छाई हुई थी। इस जमीन की खासियत थी, ये पथरीला इलाका था, लेकिन इस जमीन के पत्थर की यह खूबी थी कि वह जरा सी रोशनी पड़ते ही कई गुना ज्यादा चमकने लगता था। कुछ ही देर बाद मुझे उस रहस्यमय घाटी के मैदान में कुछ परछाइयां सी सरकती नजर आईं। मैंने गौर से देखा, वे सभी सांप थे जो उस महफिल में शरीक होने के लिए आ रहे थे। उनके हाजिर होते ही तबलची ने अपना तबला संभाल लिया और हमीद मियाँ ने गला साफ कर सारंगी को अपने आगे सरका लिया और मुझे इशारा करके
एक और दम साध कर बैठने को कहा। जब सांपों की मंडलियां इकट्ठी हो गईं, तो हम तीनों ने झुककर उन्हें सलाम किया। उस समय जबकि गाने बजाने की महफिल जमी हुई थी, एक काफी लंबा और मोटा काला अजगर जो अभी तक सबके बीच में बैठा था आगे आया। मैंने देखा उसके सिर पर खूनी रंग का एक छोटा सा सांप बैठा था। अंगूठे के बराबर उसके फन थे और लंबाई उसकी यही रही होगी, करीबन 1 बालिस्त। एक नन्हा सा सुनहरा ताज उसके सिर पर था, जिसके किनारों पर छोटे छोटे जवाहरात लगे थे। हम सब लोगों ने उसे झुककर सलाम किया। खूनी रंग का वह छोटा सा सांप कोई और नहीं बल्कि सांपों का शहंशाह था। महफिल कई घंटे तक चलती रही। इसके बाद हमीद मियाँ ने राग खत्म किया और झुककर अदब से बैठ गए। अचानक महफिल के वातावरण में अजीब सी सुगंध तैर गई। लगा मानो इत्रों की हजारों शीशियां वहां एक साथ खुल गई हों। दुनिया के तमाम फूल बिखर गए हों। उस महफिल में उस सुगंध के सैलाब के बीच मैंने देखा एक दूधिया रंग की नागिन न जाने किधर से बल खाती इठलाती वहां हाजिर हुई। वह अकेली नहीं थी, उसके साथ लाल रंग की कई और नागिनें थीं। उस नागिन का जिस्म जैतून की खाल की तरह पतला था। सुनहरे रंग के छोटे छोटे बूटे थे। बड़ी ही सुंदर नागिन थी वह। उसने शहंशाह के सामने आकर सलाम किया, फिर अपने मुंह से निकालकर एक हीरे का कीमती टुकड़ा बतौर नजराना पेश किया। सहसा रूपहले रंग की एक रोशनी चमकी और फिर एक बारगी उसी के साथ वह नागिन एक युवती की शक्ल में बदल गई। वह युवती कोई और नहीं, मोहिनी थी। उस पुरानी हस्तलिखित किताब की मोहिनी। वही रूप, वही सौंदर्य, वही आकर्षण और वही यौवन। अचानक बिजली की चमक जैसी रोशनी एक बार फिर चमकी और मोहिनी उसी के साथ फिर नागिन की शक्ल में बदल गई और देखते ही देखते गायब हो गई। मोहिनी के चले जाने के बाद वह बड़ा अजगर आगे आया। उसने सोने के कुछ टुकड़े हम लोगों के सामने फेंके। अब सांपों का लश्कर हम लोगों की ओर बढ़ने लगा। सब अपने अपने मुंह में सोने के छोटे छोटे टुकड़े और मोती लिए हुए थे, हम लोगों के सामने फेंकने लगे। जब आखिरी सांप भी सोने का टुकड़ा फेंक कर चला गया, तो हमीद मियाँ सामने बिखरे हुए मोतियों और सोने के टुकड़ों को बटोरने लगे। अपना हिस्सा अलग कर बाकी बीन और सारंगी बजाने वालों को बांट दिया गया। अब मैं उनके हवेली नुमा आलीशान मकान और अमीरों जैसी जिंदगी का राज समझ गया। हमीद मियाँ ने मुझे बहुत सी ऐसी रहस्यमय बातें बतलाई जो भौतिक स्तर पर अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। उन्हीं रहस्यमय बातों के सिलसिले में उन्होंने मुझे बतलाया कि नागलोक का धरती से घनिष्ठ संबंध है। उन्हीं रहस्यमय बातों के सिलसिले में हमीद मियाँ ने मुझे यह बतलाया कि नागलोक का धरती से घनिष्ठ संबंध है। एकमात्र सर्प ही ऐसा प्राणी है जो मनुष्य के बिल्कुल निकट है। सभी प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ प्राणी है सर्प। प्रकृति के नियम के अनुसार 84 लाख योनियों को भोगने के बाद आत्मा को मनुष्य की सर्वश्रेष्ठ योनि प्राप्त होती है। सर्प योनि एक अतिरिक्त योनि है। ये 84 लाख योनियों में नहीं है। अतिरिक्त योनि इसलिए है कि सर्वश्रेष्ठ आत्माएं, उच्च कोटि की आत्माएं अथवा योगात्माएं जो संसार और शरीर से मुक्त हो चुकी हैं, जिन्हें अब संसार में लौटकर शरीर नहीं धारण करना है, मगर किसी कारणवश उन्हें आगे के लोकांतरों में जाने के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ रही है। ऐसी आत्माएं प्रायः अपनी प्रतीक्षा का समय सर्प योनि में ही व्यतीत करती हैं। अब तक कई ऐसी आत्माओं और योगियों से मिल चुका हूँ जो सर्प योनि को प्राप्त कर आगे बढ़ने के लिए सैकड़ों वर्ष से इस धरती पर
प्रतीक्षा कर रहे हैं।